हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं रिवीजन करवा रही हूं, क्योंकि प्रैक्टिस में कंप्लीट करवा चुकी हूं। 26 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं, और यदि आपने प्रैक्टिस वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप रिवीजन की वीडियो देख लीजिए, आपकी पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। रिवीजन का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। पहली वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन लिए थे, दूसरी वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन लिए थे, और तीसरी वीडियो में मैंने 41 क्वेश्चन लिए थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान अपनी साझी सीमा का सबसे लंबा हिस्सा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ साझा करता है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है पंजाब, तीसरा विकल्प है हरियाणा, और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो राजस्थान अपनी साझी सीमा का सबसे लंबा हिस्सा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उपनिषदों का अनुवाद दारा सिको ने फारसी में किसके शीर्षक के तहत किया था? पहला विकल्प है मजमा उल बहरीन, दूसरा है सिर ए अकबर, तीसरा है अल फिहरिस्त, और चौथा है किताब अल बयान। तो दारा सिको ने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया ताकि उन्हें मुस्लिम विद्वान अगला प्रश्न दिया गया है, उपनिषदों का अनुवाद दारा सिको ने फारसी में किसके शीर्षक के तहत किया था? पहला विकल्प है मजमा उल बहरीन, दूसरा है सिर ए अकबर, तीसरा है अल फिहरिस्त, और चौथा है किताब अल बयान। तो दारा सिको ने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया ताकि उन्हें मुस्लिम विद्वान पढ़ सकें। उनके अनुवाद को अक्सर सिर ए अकबर कहा जाता है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। दारा सिको मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका भी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं? पहला विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा विकल्प है मोरारजी देसाई, तीसरा विकल्प है मौलाना अबुल कलाम आजाद, और चौथा विकल्प है अयूब खान। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है, मोरारजी देसाई। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे, और यह एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान यानी कि भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसमें भी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और पाकिस्तान का है निशान ए पाकिस्तान, तो इन्हें दोनों ही प्राप्त हुए हैं। बी विकल्प इसमें सही है, मोरारजी देसाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे? पहला विकल्प है भूपेंद्र सिंह, दूसरा विकल्प है माणिक लाल वर्मा, तीसरा विकल्प है जय नारायण व्यास, और चौथा विकल्प है भूरे लाल बया। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक लाल वर्मा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनका जन्म राजस्थान के बिजोलिया में हुआ था, और ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, तो ये आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? पहला विकल्प है हर्षचरित, दूसरा विकल्प है रत्नावली, तीसरा विकल्प है प्रियदर्शिका, और चौथा है नाग नंद। तो हर्षवर्धन पुष्यभूत वंश के शासक थे, ये आपको याद रखना है, और इन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया।
अब इनकी रचना जो नहीं है वह बताना है, तो हर्षचरित इनकी रचना नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हर्षचरित इनके दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना है और ये हर्षवर्धन की जीवनी है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप देख रहे हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद, ये इनकी रचनाएं हैं, लेकिन हर्षचरित इनकी रचना नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? पहला विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा विकल्प है अब्दुल रहीम, तीसरा विकल्प है मुल्ला वजी और चौथा विकल्प है चंद वरदाई। तो इस प्रश्न में आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी एक भारतीय सूफी कवि थे और वह अवधी भाषा में लिखना पसंद करते थे। और इनकी रचनाएं कुछ हैं, वो आप याद रखिएगा। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, कहारनामा, चित्ररेखा, ये इनकी रचनाएं हैं, तो ये भी याद रखिए, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा लोक नृत्य है जिसे भील विवाह समारोह के अवसर पर करते हैं? पहला विकल्प है गवरी, दूसरा विकल्प है गैर, तीसरा विकल्प है हाथी मना और चौथा विकल्प है नेजा। तो पूछा गया है वह कौन सा लोक नृत्य है जिसे भील विवाह समारोह के दौरान करते हैं, तो वह है हाथी मना। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो गैर नृत्य है ये भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेजा नृत्य जो है होली और शुभ अवसरों पर भील महिलाओं का सामूहिक खेल नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। और गवरी भीलों का ही नृत्य है, लेकिन विवाह समारोह के अवसर पर ये हाथी मना नृत्य करते हैं, तो सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन है? पहला विकल्प है थल सेना प्रमुख, दूसरा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, सी विकल्प इसमें सही है। और संसद को राष्ट्रपति द्वारा सैन्य शक्तियों के प्रयोग को विनियमित या नियंत्रित करने का अधिकार है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति द्वारा, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है प्रधानमंत्री। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है विपक्ष के नेता, तीसरा विकल्प है गृह मंत्री और चौथा विकल्प है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा या संसद के उच्च सदन का अध्यक्ष होता है, तो ये आपको याद रखना है, ए विकल्प इसमें सही है, उपराष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कई बार ये प्रश्न मैंने लिया है और आपको पता भी है। पहला विकल्प है अफ्रीका, दूसरा विकल्प है उत्तरी अमेरिका, तीसरा विकल्प है एशिया और चौथा विकल्प है अंटार्कटिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें आपका सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है किन चट्टानों में परतें बनती हैं। पहला विकल्प है आग्नेय, दूसरा विकल्प है रूपांतरित, तीसरा विकल्प है अवसादी और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अब इसमें पूछा गया है कि किन चट्टानों में परतें बनती हैं, तो अवसादी चट्टानों में परतें बनती हैं, क्योंकि जो अवसादी चट्टानें होती हैं यह सामग्री के जमाव और तलछट के जमने से बनती हैं। इनके उदाहरण हैं सेल, बलुआ पत्थर। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये कब बनती हैं? ये तब बनती हैं जब मैग्मा ठंडा और क्रिस्टलीकृत हो जाता है। और रूपांतरित चट्टान तो यह तब बनती हैं जब गर्मी और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल जाती हैं। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए। इसमें आपका सी विकल्प सही है, अवसादी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा विकल्प है क्षोभ मंडल, तीसरा विकल्प है ओजोन मंडल और चौथा विकल्प है आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी गई है, तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो मौसमी घटनाएं होती हैं वह इसी मंडल में संपन्न होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। और जो समताप मंडल है इसमें ओजोन परत पाई जाती है और ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें आपका बे विकल्प सही है, क्षोभ मंडल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विश्व में अधिकतम लवणता वाला समुद्र कौन सा है? पहला विकल्प है लाल सागर, दूसरा विकल्प है मृत सागर, तीसरा विकल्प है अरब सागर और चौथा विकल्प है बाल्टिक समुद्र। तो लवणता का तात्पर्य पानी या पानी में लवण की सांद्रता से है। अब इसमें पूछा गया है कि विश्व में अधिकतम लवणता वाला समुद्र कौन सा है, तो यह है मृत सागर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा और इसमें आप आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा अधिक होने के कारण इसका घनत्व तो बहुत अधिक है, इसीलिए आप इसमें आसानी से तैर सकते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, मृत सागर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत में कौन सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा है? पहला विकल्प है हिमालय, दूसरा विकल्प है गंगा बेसिन, तीसरा विकल्प है थार रेगिस्तान और चौथा है दक्कन का पठार। तो गोंडवाना एक प्राचीन महाद्वीप था जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप शामिल थे। गोंडवाना भूमि भूमि का नाम भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर एडवर्ड स्विस के नाम पर रखा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा है, तो वह है दक्कन का पठार। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? पहला विकल्प है ज्वारी जंगल, दूसरा विकल्प है शीतोष्ण वन, तीसरा है रेगिस्तानी जंगल और चौथा है भूमध्य सागरीय वन। तो सुंदरी का पेड़ पाया जाता है ज्वारी जंगल में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और मुख्य रूप से जो सुंदरी के वृक्ष हैं ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पहला विकल्प है दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, तीसरा है शीतलहर और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंड के मौसम में एक विशिष्ट विशेषता पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का प्रवाह है। और ये जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है ये मैदानी इलाकों में बारिश का और सर्दियों की बारिश और
पहाड़ों में बर्फबारी का कारण बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला विकल्प है सतलुज, दूसरा विकल्प है गंगा, तीसरा विकल्प है रावी और चौथा विकल्प है व्यास। तो भाखड़ा बांध उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो इसमें आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, सतलुज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। पहला विकल्प है गंगानगर, हनुमानगढ़, दूसरा विकल्प है कोटा, बारां, तीसरा विकल्प है बूंदी, टोंक और चौथा विकल्प है जयपुर, दौसा। तो सोयाबीन को 20वीं सदी के गोल्डन बीन के रूप में जाना जाता है और राजस्थान में कोटा और बारां प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है नागौर और चौथा विकल्प है जयपुर। तो टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के नागौर जिले में होता है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? पहला विकल्प है सिंचाई, दूसरा विकल्प है कृषि, तीसरा विकल्प है पन बिजली का उत्पादन और चौथा विकल्प है भूमिगत जल स्तर में सुधार। तो वर्षा जल संचयन फायदेमंद है भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला विकल्प है जरगा, दूसरा विकल्प है सेर, तीसरा विकल्प है तारागढ़ और चौथा विकल्प है अचलगढ़। तो अरावली जो है उत्तर पश्चिमी भारत में वलित पर्वतों की सबसे पुरानी श्रेणी है और यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरती है। अब इसमें पूछा गया है कि इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सेर, ये तो दूसरी है। अब यदि पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है गुरु शिखर, ये भी आपको याद रखना है। और जो जरगा है ये अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी है और अचलगढ़ 5वीं, और सेर दूसरी और गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सब आपको याद रखना है, इसमें आपका बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का शासक कौन था? पहला विकल्प है महाराव राम सिंह प्रथम, दूसरा विकल्प है महाराव राम सिंह द्वितीय, तीसरा विकल्प है महाराव माधव सिंह प्रथम और चौथा है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। तो 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली स्थित है। पहला विकल्प है नवलगढ़, दूसरा विकल्प है मुकुंदगढ़, तीसरा विकल्प है पिलानी और चौथा विकल्प है जैसलमेर। तो प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली जैसलमेर में स्थित है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे मजबूत लोहे की छड़ से जोड़ने वाले पत्थरों से बनाया गया है, डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोगा मेडी मेला किस जिले में लगता है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है गंगानगर, तीसरा विकल्प है हनुमानगढ़ और चौथा विकल्प है चुरू। तो गोगा मेडी मेला लगता है हनुमानगढ़ में, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गोगा मेडी मेला ये हनुमानगढ़ में लगता है। और गोगा मेडी का जो मेला है गोगा जी की याद में लगाया जाता है, जिन्हें सर्प राजा माना जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। और गोगा जी को जहरवीर गोगा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है किला जहां ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया लेकिन असफल रहा वह है। पहला विकल्प है लोहागढ़ भरतपुर, दूसरा विकल्प है बाला किला अलवर, तीसरा विकल्प है मंडलगढ़ मंडलगढ़ और चौथा है अचलगढ़ आबू। तो इस प्रश्न में आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ का एक किला था जिसे महाराजा सूरजमल ने राजस्थान के भरतपुर में अपने राज्य की रक्षा के लिए बनवाया था। यह वह किला है जहां ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया लेकिन असफल रहा था। तो ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि। पहला विकल्प है कर्नल टॉड द्वारा एनल्स प्रकाशित किया गया था, दूसरा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रति मिली थी, तीसरा है अशोक के शिलालेख के अर्थ खोजे गए थे और चौथा है सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। तो 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कर्नल टॉड द्वारा एनल्स को प्रकाशित किया गया था 1829 से 1832 के बीच में। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रति कब मिली थी? तो ये मिली थी 1905 में। और अशोक के शिलालेखों के अर्थ खोजे गए थे 1837 में। तो ये सब आपको याद रखना है और इसमें डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? पहला विकल्प है किरीट सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है यूनानी सभ्यता और चौथा है रोमन सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी मिस्र की सभ्यता। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कर्मचारी वेतन प्राप्त करते हैं जबकि किसान राजा की भूमि की जुताई करते हैं। चीनी यात्री द्वारा यह कथन किस शासक के संदर्भ में दिए गए थे? पहला विकल्प है हर्षवर्धन, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है समुद्रगुप्त। तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और ये जो कथन है ये फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में ही लिखे हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किस चोल शासक ने पल्लवों को पराजित कर कांची पर कब्जा कर लिया था? पहला विकल्प है परांतक प्रथम, दूसरा है आदित्य प्रथम, तीसरा है विजयालय और चौथा है राजेंद्र चोल द्वितीय। तो पूछा गया है किस चोल शासक ने पल्लवों को पराजित कर कांची पर कब्जा कर लिया था? तो वह है आदित्य प्रथम। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 30 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक जितनी वीडियो आ चुकी हैं रिवीजन की, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप उसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।